डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरी नज़दीकी आती गई, खुद ब खुद मेरी नज़दीकी आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। दोस्तों नमस्कार, आपकी नमस्कार को चमत्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीएस मस्ती विद नाहर में। ये है एनसीईआरटी 7th क्लास। कौन सी 7th क्लास? हम पढ़ेंगे इसमें हमारी बदलती पृथ्वी अध्याय 3। हमारी बदलती पृथ्वी अध्याय 3। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि स्थलमंडल प्लेट किसे कहते हैं? दोस्तों स्थलमंडल अनेक प्लेटों से मिलकर बना होता है या अनेक प्लेटों में विभाजित होता है, जिसे हम स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं, जिसे हम स्थलमंडलीय प्लेट कहते। दोस्तों ये प्लेट चारों ओर घूमती रहती हैं, ये प्लेट चारों ओर घूमती होती हैं। इनका घूमने का मुख्य कारण है मैग्मा में होने वाली गति के कारण, मैग्मा में होने वाली गति के कारण, क्योंकि मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है, प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों क्या आप अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स के बारे में जानते हैं? इसके अलावा क्या आप बताएंगे बहिर्जेनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स क्या होता है? तो दोस्तों जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल या एक्सोजेनिक बल फोर्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों अंतर्जनित बल का उदाहरण है भूकंप और ज्वालामुखी, भूकंप और ज्वालामुखी। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ। क्या दोस्तों? पृथ्वी की गतियाँ। तो दोस्तों हम पृथ्वी की गतियों को दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। एक गति जो पृथ्वी के अंदर होती है अंतर्जनित बल के कारण, और दूसरी गति जो पृथ्वी के तल पर या सतह पर होती है बहिर्जनित बल। ठीक है दोस्तों, तो अंतर्जनित बल फिर से दो भागों में विभाजित हो जाता है आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल। आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल। दोस्तों आकस्मिक बल होते हैं भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। ये दोस्तों अचानक आते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं आकस्मिक बल। दोस्तों पटल विरूपण बल पर्वत निर्माणकारी बल है, यानी कि इसमें पर्वत बनते हैं। क्या होता है? पर्वत बनते हैं। दोस्तों ऐसे बल जो बाहर की ओर लगते हैं पृथ्वी के, उन्हें हम बहिर्जनित बल कहते हैं। जैसे इनमें होता है अपर्दन और निक्षेपण, अपर्दन और निक्षेपण। ये किन किन के द्वारा होता है? नदी या बहता जल, नदी या बहता जल, पवन के द्वारा होता है, और समुद्री तरंग के द्वारा भी होता है, और दोस्तों ये होता है हिमनद के द्वारा। तो किस किस के द्वारा होता है बहिर्जनित? नदी या बहता जल, पवन, समुद्री तरंग और हिमनद के द्वारा। दोस्तों स्थलमंडलीय प्लेट किसे कहते हैं? स्थलमंडलीय प्लेट किसे कहते हैं? भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ कठोर असमान आकार की, कैसे आकार की? असमान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की, किस किस की? महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी होती हैं, प्लेट कहलाती हैं। तो दोस्तों फिर से बताते हैं ज्वालामुखी क्या होती हैं। भूपर्पटी पर खुला एक छेद से ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? अचानक। तो दोस्तों ज्वालामुखी को समझने के लिए आपको ये चित्र समझना होगा। दोस्तों यह है पृथ्वी की परपटी यानी कि ऊपरी सतह, यह है मेंटल। तो दोस्तों यहाँ से निकलता है लावा, ये लाल कलर में आपको दिखाई दे रहा है लावा। ये परपटी से होता हुआ लावा निकास वेंट के द्वारा, ये जो है नली, ये निकास वेंट है, इसके द्वारा ये निकलने लगता है। ठीक है दोस्तों, और ये क्रेटर है, और ये किस फॉर्म में निकलता है? गैस व राख की फॉर्म में निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, और क्या निकलता है? मैग्मा। क्या निकलता है दोस्तों? मैग्मा। इसे कहते हैं ज्वालामुखी। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप में से कई लोगों ने भूकंप के बारे में सुना होगा। किसके बारे में? भूकंप के बारे में। चलिए आप बताइए जल्दी से, भूकंप क्या होता है?
बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं दोस्तों। हम बताते हैं आपको भूकंप क्या होता है। दोस्तों, स्थलीय मंडल की प्लेटों में गति होने के कारण पृथ्वी की सतह क्या पृथ्वी की सतह में कंपन होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? कंपन होने लगते हैं। और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करते हैं। क्या करते हैं? गति करते हैं। इन कंपन को ही भूकंप कहते हैं। इन कंपन को ही भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र कहते हैं, यानी कि ओरिजिन सेंटर। ओरिजिन का मतलब होता है उद्गम या उत्पत्ति। सेंटर का मतलब हो गया केंद्र। ठीक है दोस्तों। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अभिकेंद्र कहते हैं। तो दोस्तों, अभिकेंद्र क्या किसे कहते हैं? जहाँ से भूकंप उठना प्रारंभ होता है उसे कहते हैं अधिकेंद्र। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में निकलता है। किस रूप में निकलता है? तरंगों के रूप में निकलता है। और अधिकेंद्र के निकट, कहाँ? अधिकेंद्र के निकट भाग में सर्वाधिक हानि होती है, क्योंकि यहाँ कंपन बहुत तेजी से आते हैं। एवं अधिक केंद्र से जब दूरी बढ़ती जाती है तो कंपन की तीव्रता धीरे धीरे कम होती चली जाती है, इसलिए यहाँ नुकसान भी कम होता है, जबकि अधिक केंद्र के पास नुकसान अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, आप इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिए। ये है उद्गम केंद्र। कौन सा केंद्र? उद्गम केंद्र। वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है, जहाँ से भूकंप प्रारंभ होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है इसका प्रारंभ केंद्र। क्या है ये? इसका भूकंप का प्रारंभ केंद्र। इसे कहते हैं अधिकेंद्र। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। और दोस्तों, ये जो आप सीधी लाइन देख रहे हैं इसे हम कहते हैं प्लेट सीमा। क्या कहते हैं? प्लेट सीमा। और ये है भूकंप तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। तो भूकंप तरंगे देखो, ये सभी दिशाओं में निकल रही है ना बाहर की ओर, ये इस तरह से ये सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। तो भूकंपीय तरंगे सभी दिशाओं में किस ओर निकलती हैं? बाहर की ओर। कहाँ निकलती हैं दोस्तों? बाहर की ओर। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अब आपसे कोई पूछे कि भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, तो आपका आंसर होगा भूकंप तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। एक है पी तरंग, जिन्हें हम कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। दूसरी है एस तरंग, जिन्हें हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है दोस्तों। तीसरी है एल तरंग। कौन सी तरंग? एल तरंग। या इन्हें हम कहते हैं पृष्ठीय तरंग। क्या कहते हैं? पृष्ठीय या सरफेस वेव। ठीक है दोस्तों। तो एक होगी पी, दूसरी होगी एस और तीसरी होगी एल। क्रम से इन्हें कहेंगे अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और पृष्ठीय। ठीक है दोस्तों। अब आप पढ़ेंगे भूकंप का पता कैसे लगाते हैं। दोस्तों, जानवरों के व्यवहार से, तालाब में मछलियों की उत्तेजना से और सांपों का धरातल पर आ जाना भूकंप की पहचान है। क्या है दोस्तों? भूकंप की पहचान। क्या का? जानवरों का व्यवहार, तालाब में मछली की उत्तेजना और सांपों का पृथ्वी पर आ जाना बिलों से, ये क्या पहचान है? भूकंप की पहचान है। दोस्तों, ये एक बार गुजरात में भूकंप आया था, ये उसका परिदृश्य है। तो दोस्तों, भूकंप की माप जो है एक ऐसे यंत्र के द्वारा की जाती है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भूकंप लेखी कहते हैं। दोस्तों, ये है भूकंप लेखी। देखिए बच्चों, आपको ये है भूकंप लेखी। ये क्या है दोस्तों? भूकंप लेखी है। तो इसके द्वारा भूकंप की माप की जाती है। तो दोस्तों, भूकंप की माप रिएक्टर स्केल पे की जाती है। किस स्केल पे की जाती है? रिएक्टर स्केल पे की जाती है। और इसकी जो तीव्रता है यदि 2 होती है या उससे कम होती है तो इसका मानव जीवन या पर्यावरण पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, यदि इसकी तीव्रता 5 हो जाए, कितनी हो जाए? 5 हो जाए, तो कुछ वस्तुओं के गिरने से मानव सभ्यता या जितने भी पशु, वृक्ष इत्यादि हैं उनको क्षति पहुंच सकती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, यदि ये तीव्रता 6 हो जाए, कितनी हो जाए? 6 हो जाए या इससे ज़्यादा हो जाए तो इसे बहुत शक्तिशाली समझा जाएगा। ठीक है दोस्तों। यदि यह तीव्रता 7 या इससे अधिक हो जाए, कितनी?
7 या इससे अधिक हो जाए तो वह सर्वाधिक शक्तिशाली और बहुत ही विनाशकारी समझा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो भूकंप को किससे नापते हैं? रिएक्टर स्केल पे नापा जाता है और भूकंप लेखी से नापा जाता है। ठीक है दोस्तों अब हम जानेंगे मुख्य स्थलाकृति के बारे में। क्या जानेंगे? मुख्य स्थलाकृति के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों दो प्रक्रियाएं यहाँ आपको समझने को मिलेंगी। एक है अपक्षय, दूसरा है अपरदन। एक है अपक्षय, दूसरा है अपरदन। ठीक है दोस्तों, इन दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा जो हमें भूमि दिखाई देती है यानी दृश्य भूमि है वो विघटित होती रहती है, विघटित होती रहती है। तो कैसे होते हैं बच्चों दोनों प्रोसेस, ये जानते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने से, कैसे? सैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। तो अपक्षय की क्रिया कैसे होती है? ये जो पृथ्वी की सैलें होती हैं ये टूट जाती हैं और इनके टूटने से होती है अपक्षय की क्रिया। तो दोस्तों आपके मन में प्रश्न आ गया होगा, तो अपरदन की क्रिया कैसे होती है? तो दोस्तों जितना भी हमें भूदृश्य दिखाई देता है यानी भूमि दिखाई देती है उस पर जल, पवन यानी कि वायु और हिम के विघटनों के द्वारा, इनके टूटने के द्वारा, बहने के द्वारा जो क्षय यानी कि नुकसान होता है उसे हम अपरदन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज आपको अपक्षय और अपरदन में अंतर पता चल गया होगा। तो दोस्तों अब आप जानेंगे नदी के कार्य। किसके कार्य? नदी के। तो नदी क्या क्या कार्य करती हैं आप इसके बारे में जानेंगे। तो जल से भूमि का अपरदन होता है, ना कि अपक्षय। क्या होता है दोस्तों? अपरदन। ठीक है, तो ये नदियाँ खड़े ढाल से होकर गुजरती हैं। कैसे गुजरती हैं? खड़े ढाल से। अत्यधिक कठोर सैल या खड़े ढाल वाली घाटी से ये गिरती हैं तो ये जलप्रपात बनाती हैं। दोस्तों ये आप चित्र देखिएगा, इसमें एक ये जलप्रपात है। देखो यहाँ से पानी गिर रहा है। आप देखेंगे बच्चों बाहुबली फिल्म, यहाँ तमन्ना भाटिया का मास्क पानी में गिर जाता है तो वो एक जलप्रपात में गिरता है। किस में गिरता है? ऐसे जलप्रपात में गिरता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप चित्र को ध्यानपूर्वक देखते रहिए। ये है कठोर सैल। दोस्तों ये है कैसी कठोर सैल और ये है जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु सैल। ये पीले रंग की हैं। मृदु का मतलब होता है कमज़ोर और कठोर का मतलब होता है मजबूत। तो ये जो कमज़ोर सैल होती हैं ये पानी काट देता है इन कमज़ोर सैलों को, पीली पीली जो है ये। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये बना देती हैं नदियाँ जल प्रपात। क्या बना देती हैं? जल प्रपात। तो दोस्तों आपको नदी का एक कार्य तो पता चल गया है। ठीक है, अच्छा दोस्तों अब ये नदियाँ मैदान में बहती हैं। कहाँ बहती हैं? मैदान में, प्लेन में। तो ये जब बहती हैं तो ये बहुत सारे मोड़ बनाती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? विसर्प। क्या कहते हैं हम दोस्तों? इन्हें विसर्प, यानी कि जैसे सांप चलता है ना इस तरह से, तो ये विसर्प कहलाता है। क्या कहलाता है? ये विसर्प। तो नदियों का इस तरह से मुड़ना विसर्प कहलाता है। क्या कहलाता है? विसर्प। ठीक है दोस्तों, तो विसर्प लोप नदी से कट जाते हैं। ये जो नदी इस तरह से थी तो इससे इस तरह से हो जाते हैं, तो ये कट जाते हैं और कटकर एक अलग में झील बना देते हैं जिसे कहते हैं चाप झील। क्या कहा जाता है दोस्तों? चाप झील। दोस्तों आपको हम चित्र के माध्यम से दिखाएंगे चाप झील। देखो दोस्तों ये है चाप झील। दोस्तों ये है एक नदी के द्वारा बना हुआ विसर्प और ये विसर्प यहाँ एक चाप लगा देता है जिसे हम कहते हैं चाप झील। दोस्तों ये जो बाढ़ आती है इसके कारण नदी के जो तट होते हैं उनके निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी, बारीक मिट्टी और अन्य पदार्थ का निक्षेपण हो जाता है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। और इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब आपने देख लिया होगा ये विसर्प बनते हैं और विसर्प से बना देती हैं ये क्या? झीलें। ठीक है, अब क्या है, एक नदी कई शाखाओं में बढ़ जाती है। जैसे ये नदी है तो ये कई शाखाओं में बढ़ गई है। बटने को कहते हैं वितरिका। बटने को कहते हैं वितरिका। तो नदियाँ कई शाखाओं में बढ़ जाती हैं, इसे कहा जाता है वितरिका। देखिएगा दोस्तों ये एक मेन नदी थी, ये कई नदियों में बढ़ गई है
और इसके अंतभाग को कह दिया है वितरिका। ये मुख्य नदी थी, ये होगी वितरिका। ठीक है दोस्तों। और यहाँ इन्होंने बना दिया है ये और ये बना रही हैं डेल्टा। क्या बना रही हैं? अपना अपना डेल्टा बना रही हैं। क्या बना रही हैं दोस्तों? अपना अपना डेल्टा बना रही हैं। तो प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। क्या करती है? अपने मुहाने का निर्माण करती है सभी मुहाने के अवसाद के संग्रह से। अब ये सभी संग्रहित हो जाते हैं और ये सब कर देते हैं दोस्तों डेल्टा का निर्माण। तो यहाँ आपको पता चला है डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों ये थे नदियों के कार्य। ठीक है। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे समुद्री तरंग के कार्य। किसके कार्य? समुद्र तरंग के कार्य। ठीक है दोस्तों। तो समुद्रीय तरंग जो होती हैं ये अपर्दन एवं निक्षेपण के द्वारा तटीय स्थलाकृति बनाती हैं। जो तट होते हैं उनके आसपास स्थलाकृति बनाती हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये तरंगे सैलों से टकराती रहती हैं। किससे टकराती हैं? सैलों से टकराती हैं और टकरा कर ये बना देती हैं दरार। क्या बना देती हैं दोस्तों? दरार। हम आपको चित्र के माध्यम से दिखाते हैं। तो देखो दोस्तों ये है समुद्री लहरें, ये समुद्री तरंगे देख रहे हैं आप। और ये है कोई सैल। क्या है ये? सैल। तो जब ये लहर इनसे टकराई तो ये देखो ये बन गया छेद। इसे हमने कह दिया तटीय मेहराव। क्या कह दिया? तटीय मेहराव। और ये जो दीवार टाइप बची है ये, इसे हमने कह दिया है स्टैक। क्या कह दिया है? स्टैक। और इस वाले पोर्शन को हमने कहा है समुद्री गुफा। क्या कहा है दोस्तों? समुद्री गुफा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि समुद्री गुफा कैसे बनती है। ठीक है दोस्तों। चित्र के माध्यम से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और यदि जब ये लहरें सैलों से टकराती हैं और केवल यहाँ छत बच जाए, क्या बच जाए? केवल छत बच जाए तो इसे हम तटीय मेहराव कहते हैं। क्या कहते हैं? तटीय मेहराव कहते हैं। और जब केवल दीवार बच जाती हैं तो दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैक। जो हमने अभी आपको चित्र में दिखाई हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा एक बात और जानिएगा आप, लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैल को, किसको? ऊर्ध्वाधर ऊंचे उठे सैल को, ये ऊंचे उठे हुए सैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्र तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे हिमनद के कार्य। दोस्तों हिम का मतलब होता है बर्फ और नद का मतलब होता है नदी। हिम का मतलब होता है बर्फ और नद का मतलब क्या होता है? नदी। यानी कि बर्फ पिघलने से पानी की मात्रा अधिक हो जाती है जिससे नदियों का निर्माण या नदियों में बाढ़ आ जाती है, यानी कि पानी का स्तर बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों। तो जहाँ हिम यानी कि बर्फ रहता है ऐसे स्थानों पर या ऐसे स्थानों की जो चट्टानें होती हैं वहाँ पाई जाती है गोलासमी मिट्टी। कौन सी मिट्टी दोस्तों? गोलासमी मिट्टी। और यहाँ पत्थर भी पाए जाते हैं। तो ये गोलासमी मिट्टी और ये पत्थर भूदृश्य का अपर्दन कर देते हैं, यानी जो भूमि है आसपास उसको तोड़ देते हैं। अच्छा ऐसे होने से यहाँ बन जाती हैं गर्त, यानी कि गड्ढे। गर्त का मतलब क्या होता है? गड्ढे। गर्त का मतलब होता है गड्ढे। अब जहाँ गड्ढे होंगे और उनके आसपास पानी बह रहा है तो यहाँ भर जाएगा जल। क्या भर जाएगा? जल। और कितनी सुंदर बात है बच्चों, यहाँ बन जाती हैं सुंदर सुंदर झीलें। क्या बन जाती हैं? सुंदर सुंदर झीलें। तो दोस्तों इसी टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि हिमनद हिमोड क्या होता है और इसका निर्माण कैसे होता है। इसका निर्माण बताएंगे और हिमनद हिमोड क्या होता है। तो दोस्तों ये जो हिमनद थी ये नदियों के रूप में आ रही थी बर्फ पिघल कर। तो ये अपने साथ छोटे बड़े सैल यानी चट्टानें, रेत और तलछट मिट्टी यानी कि जो तली में नदी की तली में मिट्टी है उसे लेकर साथ साथ आती है। इन्हीं निक्षेप को हम कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? हिमनद हिमोड। हिमनद हिमोड कहते हैं। इस तरह से हिमनद हिमोड का निर्माण निक्षेपित क्रिया से होता है, ना कि अपर्दन क्रिया से। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हिमनद के कार्य। ठीक है। आइए बच्चों मैं आपको हिमनद को चित्र के माध्यम से समझाना चाहता हूँ।
देखो दोस्तों, ये है मान लीजिए हिमालय। क्या है? हिमालय की चोटियाँ हैं, हिमालय की चोटियाँ हैं। और ये जो आपको वाइट वाइट दिखाई दे रहा है, ये है हिम या बर्फ़। अब गर्मी बढ़ रही है, तो गर्मी बढ़ने के कारण ये पिघलता है और पिघल के सभी चोटियों से बर्फ़ एक साथ आ जाता है। ठीक है दोस्तों? अब ये जब एक साथ आ जाता है तो ये नदी के रूप में प्रभावित होने लगता है। ये नदी के रूप में प्रभावित होने लगता है, इसलिए इसे कहते हैं हिम और नद, यानी कि हिमनद। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों अब हम जानेंगे पवन के कार्य। क्या जानेंगे? पवन के कार्य, यानी कि वायु क्या-क्या कर सकती है। तो दोस्तों, पवन अपर्दन और निक्षेपण का मुख्य कारक है। ठीक है? तो पवन के द्वारा अपर्दन भी होता है और निक्षेपण भी होता है। और ये जो है अपर्दन और निक्षेपण का मुख्य कारक है कौन? पवन। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों आप लोगों ने रेगिस्तान में, कहाँ? रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों? मैं आपको दिखाऊंगा। ये हैं छत्रक के आकार के सेल। ये क्या है? छत्रक के आकार के सेल हैं। ठीक है दोस्तों? आप चित्र में भली-भांति समझ गए होंगे। तो दोस्तों, ये जो हैं पवन सेल जो हैं, पवनें जो हैं सेल को आसानी से काट देती हैं। और मुख्यतः ये निचले भाग को आसानी से काटती हैं। किसको? निचले भाग को आसानी से काटती हैं। कौन से भाग को? निचले को, न कि ऊपर के को। इसलिए नीचे का जो भाग है वो पतला हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है। और शीर्ष जो ऊपर का भाग रहता है वो बड़ा रहता है। ऊपर का जो भाग रहता है वह बड़ा रहता है। और जब ये पवन बहना रुक जाती हैं तो रेत गिरकर छोटी सी पहाड़ी बना देता है। क्या बना देता है? छोटी पहाड़ी, जिसे हम बालू टिब्बा कहते हैं। तो दोस्तों आप बता दीजिए अपने अपने आसपास के लोगों को कि बालू टिब्बा क्या होता है। तो बालू टिब्बा क्या होता है? जब हवा रुक जाए तो रेत गिरकर छोटी सी पहाड़ी बना लेता है, जिसे कहते हैं बालू टिब्बा। क्या कहते हैं? बालू टिब्बा। तो ये घटना कहाँ होती है दोस्तों? रेगिस्तान में होती है। कहाँ होती है? रेगिस्तान में होती है। अब जब बालू कण पतले यानी कि महीन और हल्के हो जाते हैं तो ये वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है, जो कि ये हो गए हैं अब हल्के। और जो हल्के होते हैं वो आराम से एक स्थान को दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो वायु इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर अत्यधिक दूर ले जाती है। ये बालू कण विस्तृत यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र पर निक्षेपित यानी कि फैल जाते हैं, जिसे कहते हैं लो एस। क्या कहते हैं? लो एस। ठीक है? चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। तो विशाल निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? चीन में। ठीक है दोस्तों? चलिए एक बार और चित्र देख लीजिए। ये है रेगिस्तान और बालू के टिब्बे पाए गए हैं यहाँ पर। क्या पाए गए हैं? बालू के टिब्बे। देखो ऊपर तो बड़ा बड़ा है, ऊपर है बड़ा बड़ा, और यहाँ ये है छोटा। तो इस तरह की संरचना जो बनी है उसे हम कहते हैं बालू टिब्बे। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।